सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखिए ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स और इसके अंतर्गत हम जो भारतीय जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे संबंधित, आदिकाल से संबंधित, भक्ति काल से संबंधित और रीतिकाल से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं और हर एक काल की मैंने अलग से आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, आधुनिक काल के अंतर्गत भी भारतेंदु युग की अलग से प्लेलिस्ट है, द्विवेदी युग की अलग से प्लेलिस्ट है, छायावादी युग की अलग से है, प्रगतिवादी की अलग से है और अभी जो प्रयोगवाद चल रहा है इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से तैयार कर रखी है। ठीक है, क्लास में बने रहिए अंत तक। अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ में तो आपको स्वयं को एहसास होगा कि मुझे कुछ याद हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? तो संगीनों का साया है वो प्रभाकर माचवे जी का है। किसका है? राहुल सांकृत्यायन, प्रभाकर माचवे, अज्ञे यशपाल तो किसका है? प्रभाकर माचवे जी का है। देखिए यहाँ पे 4 कवि दिए गए हैं, इनके मैं आपको जन्म काल भी बता देती हूँ, क्योंकि आधुनिक युग के अंतर्गत जितने भी कवि आ रहे हैं, खास करके प्रयोगवाद में जो 4 सप्तक हैं, आपके तार सप्तक के नाम से जाना जाता है जिनको, उसमें 28 कवि हैं। वो 28 कवि आपको कंप्लीट याद होने चाहिए। देखिए, राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म है 1893, प्रभाकर माचवे जी का जन्म है 1917, अज्ञे जी हैं 1911 और यशपाल है 1903। ठीक है, संगीनों की साया काव्य संग्रह का प्रभाकर माचवे का है। ये तार सप्तक 1943 के कवि हैं। ठीक है, इनके अन्य संग्रह हैं मेपल, स्वपन भंग और अनुक्षण। ठीक है, इनका रचना काल मुझे नहीं मिला है। मेपल, स्वपन भंग, अनुक्षण क्लास में मैं पहले ही बता देती हूँ। जिस रचना का मैं रचना काल नहीं बताऊँगी तो आप समझ लेना कि उसका रचना काल अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, मैंने गूगल पे भी सर्च किया है और उसके बाद में मेरे पास में एक सरसा पब्लिकेशन की बुक है जिसमें संपूर्ण कवियों के बारे में दिया गया है पूरे डिटेल्स के साथ में, तो उसमें भी मैंने सर्च किया, मुझे नहीं मिला है। ठीक है, तो जिस भी रचना का अगर रचना काल मैं नहीं बता रही हूँ तो वो आपको मिले तो आप मेरे को भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? रूप रश्मि है, देशांतर है, तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला पर, तो देशांतर इनका नहीं है। ठीक है सॉरी, देशांतर इनकी कृति नहीं है। ठीक है, देशांतर किसकी कृति है? तो देशांतर धर्मवीर भारती की कृति है। देशांतर किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की कृति है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। देशांतर धर्मवीर भारती जी का काव्य संग्रह है। देशांतर क्या है? ये 1926 का है। सॉरी, धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ है? सन 1926 का। और देशांतर है ये क्या है? एक विदेशी कविताओं का संग्रह है। ठीक है, धर्मवीर भारती जी का एक कविता संग्रह है, ये काव्य संग्रह है जिसमें क्या है? विदेशी कविताएं हैं। शेष अन्य विकल्प हैं जो शंभू सिंह के द्वारा रचित हैं। शंभू सिंह नवगीत परंपरा के प्रमुख नवगीतकार हैं। ठीक है, शंभू सिंह कौन थे? शंभू सिंह नवगीत परंपरा के नवगीतकार थे। इनके नवगीत संकलन इस प्रकार से हैं: रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल 1946, दिवालोक 1951 और समय की शिला पर। ठीक है, उदयाचल इनका 1946 और दिवालोक 1951 याद रखेंगे। गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश 1953 की रचना है। गीत फरोश कब की रचना है? सन 1953 की रचना है। और किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, मुक्तिबोध जी की, केदारनाथ अग्रवाल जी, भगवती चरण वर्मा किसकी है? तो देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। आए आपके यहाँ पे 4 कवि, चारों कवियों के बता देती हूँ मैं जन्म वर्ष। भवानी प्रसाद मिश्र हैं 1913, मुक्तिबोध है 17, केदारनाथ अग्रवाल हैं 11, भगवती चरण वर्मा है 1903। इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें देखिए भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में आपको कुछ ज़्यादा हद तक उनके बारे में क्वेश्चन बन रहे हैं। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 1, भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहजता का कवि कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश कौन है? कहानीकार हैं कौन? उदय प्रकाश। उन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है।
क्या कहा है? कविता का गांधी कहा है। किसने कहा है? उदय प्रकाश। और उदय प्रकाश कौन थे? एक कहानीकार थे। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को क्या कहा है? गांधी का बेटा, जबकि उदय प्रकाश ने कहा है कविता का गांधी। आगे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं, ध्यान से पढ़ेंगे। इनका जो गीत प्रोस काव्य संग्रह है 1953 का है। चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचशती 1969, खुशबू के शिलालेख 1973, मानसरोवर दिन 1981, बुनी हुई रस्सी 1971। काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, बुनी हुई रस्सी क्या है? 1971 में काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र जी को 1972 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, भग्नदूत और कालजयी। महावृक्ष के नीचे भी है इनका कहानी संग्रह, कविता संग्रह। सागर मुद्रा भी है, भग्नदूत भी है, लेकिन कालजयी इनका नहीं है। तो कालजयी किनका है? कालजयी एक खंड काव्य है और किनका है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। ठीक है, कालजयी कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है, जबकि कालजयी 1980 की रचना है। क्या है ये? एक खंड काव्य है और किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का। कालजयी एक खंड काव्य है, रचना है कब की? 1980 की, और किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म याद रखेंगे आप, 1913 है। भवानी प्रसाद मिश्र जी को सहजता का कवि कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य हैं कमल के फूल, वाणी की दीनता आदि। आज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का, यहाँ पे आज्ञे के बारे में आ गया, उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है, जबकि उदय प्रकाश हैं एक कहानीकार, उन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र जी को कविता का गांधी कहा है। ठीक है, और इन्हें सहजता का कवि भी कहा जाता है। अगला है अज्ञे जी। अज्ञे जी का जन्म हुआ 1911 को। तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। अज्ञे जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं भग्नदूत है इनका 1933, चिंता है इनकी 1942, इत्तेलम है इनकी 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पारद्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967। ठीक है, अगला है पूर्वा कविता किसकी है? देखिए, पूर्वा अज्ञे, मुक्तिबोध निराला प्रसाद, तो किसकी है? पूर्वा रचना किसकी है? अज्ञे जी की है। किसकी है? अज्ञे जी की है। यहाँ पे आए हैं आपके 4 कवि, मैं आपके जन्म काल बता देती हूँ। 1911 है अज्ञे, मुक्तिबोध है 1917, निराला है 97, 1897, जबकि प्रसाद है 1889। ओके, देखिए पूर्वा 1965 की रचना है। कब की रचना है? पूर्वा 1965 की। अज्ञे जी का एक काव्य संग्रह है। अज्ञे को प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। देखिए, अज्ञे को प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहकार पुरुष कहा जाता है, तो छायावाद का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाएगा? तो निराला जी को। अगर आपसे पूछे प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाएगा? तो नागार्जुन आएंगे। भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्तेलम 1946, हरी घास पर क्षणभर 1949 आदि अज्ञे के महत्वपूर्ण काव्य हैं। नई कविता का नाम अज्ञे जी ने ही दिया था। ठीक है, व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? क्वेश्चन है 806। तो देखिए, व्यक्तिगत के रचयिता हैं कौन है? शमशेर हैं, धर्मवीर भारती हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी। आए हैं आपके 4 कवि, बता देती हूँ उनके जन्म वर्ष। शमशेर बहादुर सिंह 1911। देखिए, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे और नागार्जुन, इन चारों का जन्म काल आप याद रखेंगे, 1911 आएगा। धर्मवीर भारती है 1926, भवानी प्रसाद मिश्र हैं 13 और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है 27। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत भवानी प्रसाद मिश्र जी का काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन सन 1973 को हुआ था। देखिए, व्यक्तिगत है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी का काव्य संग्रह है और प्रकाशन कब हुआ? सन 1973। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र जी को कविता का गांधी कहा है, जबकि स्वयं भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने आप को गांधी का बेटा कहा है।
भवानी प्रसाद दूसरा सप्तक 1951 में शामिल कवि हैं। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख और गीत फरोश इनकी चर्चित कविताएं हैं। अगला है महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है। महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है, तो ये मुक्तिबोध की है, अज्ञे की है, पंत की है, दिनकर की, तो किसकी है, अज्ञे जी की है। महावृक्ष के नीचे किसके काव्य रचना है, तो ये अज्ञे जी की काव्य रचना है। महावृक्ष के नीचे अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन सन 1977 में हुआ था। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। हिंदी कविता आंदोलन में नई कविता नाम अज्ञे जी के द्वारा दिया गया है। इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार से हैं। सागर मुद्रा है इनका 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता था 1973, नदी के बाँक छाया 1981 इत्यादि। अगला है निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं हैं। अज्ञे जी हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं और हरि नारायण हैं। तो देखिए दूसरे तार सप्तक के हैं कौन नहीं हैं, तो आप स्वयं जानते हैं अज्ञे जी नहीं हैं, क्योंकि अज्ञे जी किसके थे, तार सप्तक के कवि थे। ठीक है, तो अज्ञे जी का जन्म 1911, शमशेर बहादुर सिंह का 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 13 और हरि नारायण व्यास 1924। ठीक है, सॉरी हरि नारायण व्यास 1923 आएंगे। ठीक है, चलिए अज्ञे तार सप्तक के 1943 में सम्मिलित कवि हैं, न कि दूसरे तार सप्तक के। दूसरे तार सप्तक के कवि 1951 में अज्ञे जी के संपादकत्व में निकला था, जिसमें सम्मिलित कवि थे शमशेर बहादुर सिंह 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, रघुवीर साहे 1929, धर्मवीर भारती 1926, नरेश मेहता 1922, शकुंत माथुर भी 1922 और हरि नारायण व्यास 1923। जन्म वर्ष भी इनका आप याद करेंगे, बार बार हो चाहे एक बार हो, रिपीट करते रहेंगे। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो अब हम पढ़ चुके थे। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1951। एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से कोरिलेट करते हुए पढ़िए। प्रथम का हुआ था 1943, दूसरे का हुआ 1951 और तीसरे का हुआ 1969 और चौथे का हुआ 1979। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1951। दूसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1951 को हुआ था, जबकि तार सप्तक का प्रकाशन 1943 को हुआ था। अज्ञे ने चार सप्तकों का प्रकाशन किया। इन चारों सप्तकों में 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताएं संग्रहित की गई हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध से किया था। चारों सप्तकों में शामिल कवि इस प्रकार से हैं। देखिए, तार सप्तक था तार सप्तक 1943 का, अज्ञे 1911, रामविलास शर्मा 1912, मुक्तिबोध 1917, प्रभाकर माथुर 1917, नेमिचंद्र जैन 1919, गिरिजा कुमार माथुर 1919 और भारत भूषण अग्रवाल 1919। 3 हैं यहाँ पे 1919, 2 हैं यहाँ पे 1917 और एक 1911, एक 1912। दूसरा सप्तक है शमशेर 1951 का और शमशेर बहादुर सिंह 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, शकुंत माथुर 1922, हरि नारायण घनश्याम व्यास, क्या बताया यहाँ पे, हरि नारायण घनश्याम व्यास, ये 1923, नरेश मेहता 1922, धर्मवीर भारती 1926, रघुवीर साहे 1929। अगला है तीसरा सप्तक, इसका संपादन काल है 1959, प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919, मदन वात्सायन 1922, विजयदेव नारायण शाही 1924, कुंवर नारायण 1927, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी, इन दोनों का जन्म वर्ष है 1934। ठीक है, इसके बाद में है चौथा सप्तक। चौथे सप्तक में है का संपादन है 1979। इसमें है अवधेश कुमार जो कि 1945 के हैं, राजकुमार कुंभज 1947, स्वदेश भारती 1939, नंद किशोर आचार्य 1945, सुमन राजे 1938, श्री राम वर्मा 1935 और राजेंद्र किशोर 1943 इनका जन्म वर्ष है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया। क्या है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं, तो ये मुक्तिबोध जी की पंक्तियां हैं। और कहाँ से ली गई हैं, ये मुक्तिबोध की कविता है, अंधेरे में, उससे उद्धृत हैं। ये यहाँ पे दिए गए हैं आपके 4 कवि, जिनके जन्म वर्ष मैं आपको बता देती हूँ। मुक्तिबोध हैं 1917, बार बार रिपीट करेंगे। धूमिल जी हैं 1931, नागार्जुन जी हैं 1911 और रघुवीर साहे हैं 1929। शायद आपको याद हो रहे होंगे। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना
कविता है एक अंधेरे में से उद्धृत है। यह पंक्ति चांद का मुँह टेढ़ा 1964 काव्य संग्रह से संग्रहित है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में हुआ था। याद रखेंगे आप इस बात को। मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं भूरी भूरी खाक धूल 1980, ब्रह्म राक्षस भूल गति इत्यादि। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार उनकी काव्य पंक्तियां इस प्रकार से हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया रोई बैठी रही उसके पास। तो ये किसकी है? नागार्जुन की। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, ये रघुवीर शाह है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये है धूमिल जी की। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जाग रही थी? क्या है कि गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जगी थी? आगे पीछे के धागों को तोड़ दो, अनचाहा नृत्य करने दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अपने मन में छंद छून दो, अपने मन के छंद छूने दो। तो आएगा अनचाहा नृत्य करने दो। कौन सी इच्छा जगी थी उसमें? मुझे अनचाहा नृत्य करने दो। गुस्से की से उबली कठपुतली के मन में अनचाहा नृत्य करने दो की इच्छा जगी थी। कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कविता है। इस कविता के माध्यम से स्वाधीनता के महत्व को संदेश दिया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की अन्य कृतियाँ हैं गीत फरोश 1953, चकित है दुख 1968, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971 और त्रिकाल संध्या 1978। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? क्या है? आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? पहाड़ नदी वन सागर। तो कौन बैठा है? पहाड़ बैठे हैं। आकाश का साफा खींचकर और सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? तो बैठे हैं पहाड़। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? पहाड़ बैठा है। उक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के रचित कविता शाम एक किसान से ली गई है। किससे ली गई है? शाम एक किसान से ली गई है। इन पंक्तियों में पहाड़ को एक किसान के रूप में, नदी को चादर के रूप में और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया है। किसमें? किसान को किस रूप में प्रस्तुत किया है? पहाड़ के रूप में, नदी को चादर के रूप में और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला है अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियाँ उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? देखिए यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, निर्मला जैन और विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। तो आएंगे आपके नामवर सिंह। ठीक है। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन नामवर सिंह का है। अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। दोबारा से पढ़ लेते हैं आपके कथन कौन सा था कि क्या कहा था नामवर सिंह ने कि अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अस्मिता की खोज किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अंधेरे में एक लंबी कविता जिसका प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे शीर्षक से हुआ था। मुक्तिबोध में अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। किसमें की है? फैंटेसी में की है। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा है। क्या कहा है? अंतःस्थल का विप्लव कहा। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि यह काव्य नायक संघर्षरत है, इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। क्या है कि यह जो काव्य नायक है यह क्या है? संघर्षरत है, इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह संक्रमक है, शक्ति का पुंज है किंतु फटेहाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्यम वर्ग के आदर्शवादी, दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है।
अगला है, जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगाता है चक्कर, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। क्या है? कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है। नाटकीय आरंभ है। यह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है। क्या बताया है आपसे कि देखिए, जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगाता है चक्कर, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। अंधेरे में कविता की जो प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? कि कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। बिल्कुल गलत है, ये चमत्कार मात्र तो हो ही नहीं सकता है। जबकि कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है। बिल्कुल ठीक है। नाटकीय आरंभ है इसका। यह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है। तो बिल्कुल तीनों इसके कथन सत्य हैं। जिंदगी के अंधेरे कमरों में कोई एक लगातार चक्कर, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। कविता का प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। शेष विकल्पों के कथन सत्य हैं, जबकि ये त्रुटिपूर्ण हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक 1943 के कवि हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियाँ हैं, चांद का मुँह टेढ़ा 1964, भूरी भूरी खाकदुल 1980। मुक्तिबोध चांद के मुँह टेढ़ा बताकर पारंपरिक और अभिजात सौंदर्य बोध को नष्ट करता है। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित और लंबी कविता है। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता के संदर्भ में कहा है कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता स्थापित दस्तावेज है। किसने कहा है? शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजनबी और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा, पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा, पंक्ति से मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है पूछा है। तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। देखिए, आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि का तिरस्कार, मस्तिष्क शिराओं के तनाव पैदा करने के आग्रह, कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार को स्वीकार और अभिव्यक्ति के खतरे के उठाने का संकल्प। तो देखिए, कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार, ये इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, यही इसका आंसर आएगा। देखिए, अरे ओ इन रंगीन पत्थरों से, क्या बताएं? अरे और इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा, पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार की ओर नहीं है। मुक्तिबोध को खबर या भयानक बात का कवि भी कहा जाता है। मुक्तिबोध को क्या कहा जाता है? खबर या भयानक बात का कवि कहा जाता है। अंधेरे में कविता का आरंभ अत्यंत नाटकीय और रहस्यात्मक ढंग से फैंटेसी में के सहारे में रूप में एक मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की चिंता से होता है। मुक्तिबोध को अधिकांश समीक्षकों ने अंधेरे में कविता की व्याख्या करते हुए इसे परम अभिव्यक्ति की खोज, अपनी अस्मिता या सामाजिक अस्मिता की तलाश, अपने को साधारण जन में विलय करने के मार्ग की तलाश आदि से संबंध में करके देखा है। मुक्तिबोध आत्मसंघर्ष तथा आत्म साक्षात्कार के कवि हैं, लेकिन उनका यह संघर्ष और साक्षात्कार नई कविता के अधिकांश कवियों की तरह केवल आत्मा और स्व तक सीमित न होकर सामाजिक संघर्ष और जगत साक्षात की ओर भी उन्मुख होता है। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। देखिए, यहाँ पे क्या बताया कि जो मुक्तिबोध का आत्म संघर्ष और उनका जो आत्म साक्षात्कार के कवि हैं, लेकिन उनका संघर्ष और साक्षात्कार नई कविता के अधिकांश कवियों की तरह है, केवल आत्मा और स्व तक सीमित नहीं होकर क्या है, समाज संघर्ष और जगत साक्षात की ओर किया गया है। ठीक है, अपना स्वयं का नहीं होकर वो सामाजिक और जगत को साक्षात्कार की ओर
ध्यान देते हैं। निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती और विजयदेव नारायण शाही। क्या बताया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? धर्मवीर भारती। कौन नहीं है? धर्मवीर भारती नहीं है। ठीक है। कीर्ति चौधरी का जन्म 1934 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 27, विजयदेव नारायण शाही 1924 और धर्मवीर भारती हैं 1926। देखिए, धर्मवीर भारती तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तीसरे तार सप्तक का संपादन हुआ 1959 में। कब हुआ था? 1959 में। धर्मवीर भारती दूसरे तार सप्तक से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? दूसरे सप्तक से संबंधित हैं। तार सप्तक नहीं आएगा, दूसरे सप्तक से संबंधित है। जबकि तीसरे सप्तक से संबंधित कौन नहीं है? धर्मवीर भारती नहीं है। तीसरा सप्तक का संपादन 1959 को हुआ था। प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, मदन वात्स्यायन 1922, केदारनाथ सिंह 1934, विजयदेव नारायण शाही 1924, कीर्ति चौधरी 1934 और कुंवर नारायण 1927। ठीक है, ये सभी किससे संबंधित हैं? तीसरे सप्तक से संबंधित हैं। अगला है अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो अंधेरे में किसकी कविता है? मुक्तिबोध जी की कविता है। आगे हैं 1911, मुक्तिबोध हैं 17, दुष्यंत कुमार हैं 33 और माथुर मतलब शकुंत माथुर 1922। ठीक है। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध के 2 काव्य कृतियाँ हैं, ये आप इनके जरूर याद रखेंगे। चांद का मुँह टेढ़ा 1964 और भूरी भूरी खाक दूर 1980। अंधेरे में कविता का प्रकाशन कल्पना में 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में हुआ था। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। क्या लगता है? एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। किसने कहा? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी शैली में की है। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस और भूल गलती ये आपकी यूजीसी नेट में लगी हुई हैं तीनों रचनाएं। तार सप्तक के संपादक कौन है? देखिए, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञे जी हैं तार सप्तक के संपादक। रामविलास शर्मा 1912 है जन्म, अज्ञे जी 1911, धर्मवीर भारती 1926 और मुक्तिबोध है 1917। तार सप्तक के संपादक कौन है? 1943 में तार सप्तक का संपादन किया था। अज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए जो निम्न हैं। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? चौथा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और दूसरा तार सप्तक। तो किससे संबंधित है? ये तीसरे तार सप्तक से संबंधित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किससे संबंधित है? तो तीसरे तार सप्तक से संबंधित हैं। तीसरे तार सप्तक का देखिए, चौथा तार सप्तक है 1979 तीसरा तार सप्तक है 1959 तार सप्तक है 1943 1943 और दूसरा तार सप्तक है 1952। ठीक है, क्या बता रही हूँ मैं? 52 नहीं आएगा, ये 51 आएगा। ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा तार सप्तक 1959 के कवि हैं। तीसरा तार सप्तक 1959 में संकलित कवि निम्नलिखित हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, हाँ जी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी।
देखिए सभी कवियों के मैं दोबारा से आपको जन्म वर्ष याद करवा देती हूँ। प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं 1919, मदन वात्स्यायन जी हैं 1922, विजय देव नारायण साई हैं 1924, कुंवर नारायण हैं 1927, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं 1927, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी दोनों हैं 1934 के। ठीक है। आगे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए, जिसमें से प्रथम था तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। आगे है आज का अंतिम क्वेश्चन। मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल? मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल? कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है या मांझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो कौन है इन पंक्तियों के रचनाकार? केदारनाथ सिंह है। कौन है? केदारनाथ सिंह है। आए हैं आपके 4 कवि। केदारनाथ अग्रवाल 1911 है जन्म, केदारनाथ सिंह है 34, धर्मवीर भारती 1926 और कुंवर नारायण है 1927। देखते हैं पंक्तियाँ किसकी हैं, तो केदारनाथ सिंह की। ठीक है। क्या है? मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल? कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है या मांझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? ये पंक्तियाँ किसकी हैं? केदारनाथ सिंह की हैं। किसकी हैं? केदारनाथ सिंह। इसी के साथ करते हैं क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।